12 तिब्बत के पथ पर। यह यात्रा वृतांत भारत से तिब्बत की सीमा में लेखक के प्रवेश करने का रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य, गांव, उनमें रहने वाले लोगों के जीवन, खान पान, रहन सहन, धर्म, आदर सत्कार तथा सीमा पर पूछताछ के भय का सुंदर चित्रण हुआ है। आइए पढ़ें। आज 14 मई सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही शौच आदि से निवृत्त हो मैंने तमंग जाति के एक तरुण के साथ चलने को कहा। उसे पक्के खेत को काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी। अंत में मैंने उसे तात पानी तक ही चलने के लिए कहा। उसके मन में भी न जाने क्या ख्याल आया और वह चलने को तैयार हो गया। तब तक 8 बज गए थे। बूंदें भी कुछ हल्की हो गई थी। मैंने सबसे विदाई ली। गांव से थोड़ा भी मक्खन न मिल सका। सत्तू लेकर हम चल पड़े। मालूम हुआ हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहां मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था। यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफी चौड़ा था। इन रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते हैं। कुछ घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। मोटे जंजीर से बंधे कुत्तों ने कान के पर्दे फाड़ना शुरू किए। गृहिणी ने कुत्तों को दबाया तो हम डेरे के भीतर घुस पाए। डेरा क्या था? चट्टाइयों से छाया हुआ झोंपड़ा था, जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछौने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। गृहपति लकड़ी के छोटे बर्तनों में दूध दूह कर लाता था। गृहपत्नी चारा तैयार कर रही थी। इस देश में दोहने के वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज अवश्य रखनी होती है। डेरे के एक कोने में लकड़ी का एक बड़ा बर्तन छाछ से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पसंद की। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, इसका कुछ ठीक पता न था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बड़ा सुहावना मालूम होता था। जंगली पक्षियों के मधुर शब्द कर्णगोचर हो रहे थे। मेरा साथी भूटिया भाषा अच्छी तरह जानता था। उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। दोनों बीच बीच में भूटिया में बात करते, कभी स्ट्रॉबेरी चुनते, कभी जोंकों से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। ऊपर कहीं कहीं गांव भी मिलते थे। ये सभी गांव यल्मो लोगों के थे। सारा गांव सफेद ध्वजाओं का जंगल था। गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रख परिक्रमा करके चला करते हैं। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती तो भी लंबी परिक्रमा हो जाती है। यह भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती है और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर रंग भी ताजा ही लगा हुआ था। 1 बजे के करीब हम डांडे पर्वत शिखर के किनारे पर आए। वहां से हमें दूसरी ओर जाना था। एनला दर्रा पर बड़ी मानी थी। दूसरी ओर पहुंचते ही सीधी उतराई शुरू हुई। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आंखों से ओझल हो गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ और गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए। जितना हम नीचे जाते थे उतना ही तापमान का स्पष्ट प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। मैं भी अब चलने में कमजोर न था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्द लौटना था, इसलिए हम खूब तेजी से उतर रहे थे। तमंगों के कितने ही गांव को पार कर निचले हिस्से में गोरखों के गांव मिले। यहाँ मकई एक एक बालियश्त उगी थी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुंच गए। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही रहता था, किंतु उसे एक भोटिया लामा से क्या लेना था। पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी। 5 बजे के बाद थकावट भी मालूम होने लगी। हमने सवेरे ही सवेरे जाने का निश्चय कर लिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया। साथी ने भात बनाया। रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिला। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया और अब हम काठमांडव से कुत्ती जाने वाले रास्ते पर थे। यह रास्ता ऊपर ऊपर से जाने वाला है। नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत गर्म है। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था,
इसलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे या पीठ पर नमक लादे लौट रहे थे। 2 बजे के करीब उतराई शुरू हुई। अब भी हम शरबों की बस्ती में थे। यल्म लोग भी शरबा भोटियों की एक शाखा हैं। ये शरबा भोटिये दार्जिलिंग तक बसते चले गए हैं। शरबा का मतलब है पूरब वाला। एक शरबा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। विश्वास हो चला शायद पीछे ही हैं। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ डुक्पा लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। उस रात को वहीं रहना हुआ। गांव तमंगों का था। ये लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुक्पा लामा जैसे बड़े लामा के लिए भी उनमें कोई श्रद्धा न थी। सवेरे उतराई फिर शुरू हुई। यहाँ नदी पर लोहे का झूले वाला पुल था। आम रास्ता होने से यहाँ चट्टी पर दुकानें थीं। खाने की और कोई चीज तो न मिली। हाँ, आग में भुनी मछलियां मिली। चढ़ाई फिर शुरू हुई। शाम तक चढ़ाई चढ़ते हम तमंगों के बड़े गांव में पहुंचे। वहां रात बिता, फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा और पार करना पड़ा। फिर उतराई शुरू हुई। अंत में हम काली नदी के किनारे पहुंच गए। अब हम काठमांडव से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए। सड़क पर नमक वालों का मेला सा जाता हुआ मालूम होता था। अब हम शरवा लोगों के प्रदेश में थे। 18 मई को हम काली नदी के ऊपरी भाग पर शरवों के एक बड़े गांव में ठहरे। साथियों ने बतलाया कल हम नेपाल की सीमांत चौकी पार करेंगे। इस यात्रा में और लोग तो डुक्पा सत्तू से काम चला लिया करते थे, किंतु मेरे और डुक्पा लामा के लिए भात बना करता था। कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता, कभी भुनी मछली का झोल मिल जाया करता। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडों की भरमार थी। हमने 40-50 अंडे खरीदे और रात को ही सबने उन्हें चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन चीजों से कुछ सरोकार न था, किंतु मैंने इस यात्रा में मांस का परहेज छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे धीरे नदी की धार की ऊंचाई के साथ साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ते जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सभी जगह जंगल तो नहीं था, किंतु नंगा पर्वत कहीं न था। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुंचे। गर्म पानी का चश्मा होने से इसे तात पानी कहते हैं। गांव में नेपाली चुंगी घर और डाक खाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी। डर रहा था कोई मध्य प्रदेश का आदमी कहाँ से आया तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे आ रहे थे। चुंगी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बतला दिया, तीरथ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। हमारे सहयात्री रिंचन ने कहा, अब हो गया ना काम खत्म। उसी वक्त मुझे लगा कि फौजी चौकी आगे है। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आगे है। थोड़ी देर में लामा भी आ गए। इस वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर में एक झोंपड़ी में हमें बैठना पड़ा। फिर चल पड़े। आगे एक ऊंचे पर्वत पर बाहु से हमारा रास्ता रुक सा गया। नदी की धार भी किधर से होकर आती है नहीं मालूम पड़ता था। अब मेरी समझ में आया क्यों तात पानी फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे है। वास्तव में यह सामने की महान पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। नीचे जाने वाली बड़ी पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर से रोक सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम वहां पहुंच गए जहां रास्ते में पहरे वाला खड़ा था। उसने सबको रोक कर बैठाया, फिर हवलदार साहब को बुलाया। यह वह जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। मैं अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारी साथी ने कह दिया कि हम लोग करोड़ों के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू किया। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो उसे मैं अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी भी आई। रिंचन ने कहा, इनका नाम खुनछवड़ है। सबको छुट्टी मिली। मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। शाम करीब थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के एक आदमी से कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाओ और देखो तकलीफ ना हो। हम लोग उसके साथ अगले गांव में गए। रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। दूसरे दिन सवेरे हम चल पड़े और 2 घंटे में उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है।
तिब्बत की सीमा पर पैर रखते ही चित्त हर्ष से विह्वल हो उठा। सोचा, हमने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। राहुल, सांकृत्यायन।